अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 हम टोटली एक्स रेस पे लेंगे। एक्स रेस पे इसकी टाइप्स कितनी है, एक्स रे प्रोड्यूस किस तरह होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये टोटली चैप्टर एस पे बेस होगा, ठीक है। और अगर लेज़र एंड मेज़र इन चीज लेज़र वगैरह की, लेज़र अगर टाइम मिला इस लेक्चर में तो लेज़र पे भी बात कर लेंगे, लेज़र के बाद मेज़र पे भी बात कर लेंगे। और लेकिन हमारा मेन कंसर्न एक्सरे के बारे में है इस लेक्चर में। तो एक्स रेस सबसे पहले तो ये नोट करें कि इसको रांजन ने डिस्कवर किए थे। सही है, रांजन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रांजन, उसने एक्स रेस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो अब अगर सबसे पहले अगर आप ड्रा करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, मैं अगर बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तमाम के तमाम रेज आते हैं, ठीक है। जिस तरह सन से जो स्पेक्ट्रम निकलता है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो अब इसका मैं अगर चार्ट ड्रा करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, तो ये चार्ट बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। सबसे सबसे पहले मैं यह है गामा रेज को लिखूँगा, फिर एक्स रेज को लिखूँगा, इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रीजन वाले रेज को लिखूँगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन, विजिबल रीजन, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव रीजन और आखिर में रेडियो वेव्स, ठीक है। तो अगर इस सनलाइट को अगर आप इस विजिबल रीजन को प्रिज्म से पास करोगे तो आपके साथ विबगी और बनेगा, जो सबसे पहले स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था। स्पेक्ट्रम को विबगी और कहते हैं, मतलब वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज एंड रेड। अब देखिए, ये सबसे पहले जो रेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, गामा रेज, इसकी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है और सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ है। क्या मतलब ये हुआ कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ आपको पता है ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है, ठीक है। जब फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है तो गामा रेज की अगर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और इस तरह आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी। मतलब ये हुआ कि एक्स रे की जो फ्रिक्वेंसी है ये गामा रे से कम है और बाकी तमाम से ज़्यादा है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है, सेकंड नंबर पे इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, थर्ड नंबर पे इसकी, मतलब लेफ्ट से राइट जाओगे तो फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी और वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे कम हो गई और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये चार्ट मैंने ड्रा किया। लेकिन अगर इस चार्ट में आप देखें, एक्स रे सेकंड पोर्शन पे है, तो एक्स रेज आर द सेकंड हाईएस्ट वेवलेंथ radiations in electromagnetic spectrum of सनलाइट लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट वेवलेंथ पे आपके पास एक्स रेज लाई करता है। अब एक्स रेज के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको रांजन ने डिस्कवर किया था। तीसरी बात एक्स रेज के बारे में आपको मैं बता दूं कि एक्स रेज जो है, एक्स रेज ये इसको एक्स रेज क्यों कहते हैं, एक्स रेज ये बात की इसके बारे में आपको बता दूं कि जब रांजन एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका मतलब एक्स रे की डिस्कवरी नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब कुछ और था। डिस्चार्ज ट्यूब में वो एक्सपेरिमेंट तो कर रहा था लेकिन उसका पर्पस किसी और चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना था। सडनली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा था, तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन सडनली डीसेलरेट हो गई। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सडनली किसी मेटल सर्फेस से स्ट्राइक करके ये हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन विद वेव्स जा रहे थे और सडनली किसी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करके ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई, सडनली कम हो गई। जब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो गई मीन इसकी काइनेटिक एनर्जी स्लो हो गई। वही काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेज अपीयर हो गई और उसको समझ नहीं आई कि ये रेज किस तरह प्रोड्यूस हो गई। तो उसने, जिस तरह हम सपोजिशन करते हैं कि लेट्स, अगर किसी चीज़ की समझ हमें नहीं आती नाम हम कहते हैं लेट्स सपोज एक्स हो गया, तो उसने इसलिए इसको कह दिया कि ये तो अननोन रेज है, एक्स रेज। उसने एक्स खुद से एक नाम दे दिया कि ये एक्स रेज है, तो इसलिए इसकी नाम क्या है, इसका नाम है एक्स रेज। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स है हमारे पास किस में, पीरियोडिक टेबल में, और जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स की, तो 1 से लेकर 5 तक जो एटॉमिक नंबर है ये हमारे पास इजीली एक्स रेज नहीं प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसमें इतनी ताकत नहीं है
इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि हमारे पास एक्स रेस प्रोड्यूस करे। क्यों, ये बाद में पढ़ते हैं आगे। लेकिन एक्स रेस के लिए कंडीशन क्या है कि एटॉमिक नंबर बराबर होगा या बड़ा होगा 5 से। ठीक है, बोरान से, आई थिंक बोरान का एटॉमिक नंबर यानी Z5 है। तो बोरान में ये एबिलिटी, बोरान से स्टार्ट होता है एक्स रेस एमिशन प्रोडक्शन। हम बोरान और इससे हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट से करा सकते हैं। मतलब बोरान से कम वाले एटॉमिक नंबर की जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स रेस प्रोड्यूस करने की ताकत नहीं रखते। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ये मतलब ये हुआ कि एटम एक्स रेस can be produced by elements having atomic number greater than और इक्वल टू 5। ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर की एलिमेंट्स में ये एबिलिटी है कि वो क्या करें, एक्स रेस जनरेट करें। ठीक है, हाँ। और एक्स रेस की अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो इसकी वेवलेंथ 10 की ताकत -8 से लेकर 10 की ताकत -11 मीटर, इस रेंज में इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, एक्स रेस की वेवलेंथ, अगर ये रेस है तो इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो होगी। तो तो वेवलेंथ की उसने बात की कि एक्स रे की जो वेवलेंथ है ये इस रेंज में है, 10 की ताकत -8 से लेकर 10 की ताकत -12। अब मैंने आपको बताया कि ये एक्स रेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ हेवी एलिमेंट्स की क्या है, हेवी एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कि ये कि लाइटर एलिमेंट्स एक्स रेज को एमिट ही नहीं करते। एक्स रे एमिट करेंगे तो क्या, कौन से एलिमेंट्स करेंगे, हेवी एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब देखें, अब क्वेश्चन है वाई, मतलब लाइटर एलिमेंट्स या एटम्स, या लाइटर एलिमेंट्स या एटम्स लिख दो, ये लाइटर एलिमेंट्स या एटम्स, वाई इट्स नॉट एमिट द एक्स रेज। लाइट एलिमेंट्स या एटम एक्स रेज को वाई नॉट एमिट एक्स रेज को क्यों एमिट नहीं करते लाइट एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ कि एक्स रेज एक पावरफुल रेस है। ठीक है, और एक्स रेज की जो एनर्जी होती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बराबर होती है। एक एक्स रे जो है, एक्स रे का एक प्रोटॉन जो है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एक्स रे की एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखो, अगर अब मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, ये प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये n इज इक्वल टू 1 और ये n इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सेकंड शेल की एनर्जी -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज में है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और ऊपर से वापस नीचे आएगा तो रेस तो एमिट होगी। लेकिन इस रे की जो एनर्जी है, ये इस एनर्जी और इस एनर्जी की जो डिफरेंस है डेल्टा ई बिटवीन सेकंड शेल और फर्स्ट शेल, इसके बराबर है। और आपको पता है कि डेल्टा ई एक्स इन दोनों शेल के दरमियान, अगर इन दोनों के दरमियान मैं डिफरेंस फाइंड करूँ तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो एक लाइटर एटम है, इस ये दो शेल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि एक्स रेस की जो पावर है या एनर्जी है वो है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना डिफरेंस है, मतलब इन दोनों शेल से जो ये एक्स रेस या ए रेस खारिज होंगे तो इसकी तो एनर्जी कम होती है, ये इस एक्स रेस की एनर्जी के बराबर ही नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये जो रेस प्रोड्यूस करता है लाइट एटम्स, ये एक्स रेस से इसकी एनर्जी कम है, लिहाजा हम इसको एक्स रेस में काउंट नहीं करते। ठीक है, अब देखो, अगर फर्स्ट शेल के दरमियान डेल्टा ई सबसे ज़्यादा होता है, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये इसमें एनर्जी सपोज डेल्टा E1 है, इसके इन और उनके दरमियान एनर्जी डेल्टा E2 है, इस और इसके दरमियान एनर्जी डेल्टा E3 है। मैंने आपको बताया कि डेल्टा ई मतलब शेलों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ट्रांजिशन के। मतलब ये कि जितना ट्रांजिशन बढ़ता है तो इतना एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। मतलब ये कि फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है किसी भी एटम की वो ज़्यादा होता है बनिस्बत इन दोनों शेल के दरमियान। जाते जाते आखिर में हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो आखिर में इन्फिनिटी शेल में हाइड्रोजन की एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, मतलब -13.6 से जाके कम ज़्यादा होके होके एनर्जी तो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन एनर्जी जो डिफरेंस है डेल्टा ई वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, मतलब कि जितना आगे जाओगे ऊपर जाओगे तो दोनों शेल के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होती जाती है। आपको समझाने के लिए कि फर्स्ट दो शेल के दरमियान अगर एनर्जी डिफरेंस x है तो सेकंड और थर्ड के दरमियान x -1 होगा।
थर्ड और फोर्थ के दरमियान x-2, मतलब ये x बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, मतलब जितना आप ऊपर जाओगे शेल में तो एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब ये है, अगर हाइड्रोजन एटम की इन दोनों सिरों से जो प्रोटॉन निकलेगा उसकी एनर्जी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऊपर से अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल से इस शेल में आएगा तो उसकी एनर्जी जो होगा वो 10 से भी कम होगा, शायद 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मतलब मेरा ये है कैसे कम होगा, मतलब मेरा कुछ बातों का ये है कि दो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के दरमियान जिस एटम की भी प्रोटॉन खारिज होगी वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होगी किसी भी एटम का। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल से जो प्रोटॉन खारिज हुआ उसका एनर्जी डिफरेंस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बाकी शेलों से जो खारिज होगा वो तो और भी इससे कम एनर्जी वाला होगा। मतलब कि ये प्रोटॉन अगर एक्सरे नहीं हो सकता तो बाकी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि एक्सरेज की जो ताकत होती है, एनर्जी होती है, वो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस तरह हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का भी अगर आप कर ले तो उसमें भी एक्सरे प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं है। तो अब ये जो है हेवी एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक है एक्सरेज, और द करेक्टरिस्टिक ऑफ atoms having atomic number ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। ठीक है, वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो उसमें क्या है, एक्सरेज प्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने डेल्टा ई के बारे में आपको बताया। ये डेल्टा ई मैंने इस रिलेशन ये डाल रखा है। ठीक है, जितना ट्रांजिशन बढ़ता है तो इतना एनर्जी गैप कम होता जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर जितना जाओगे तो एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि आप लेट्स सपोज में एक हैवी शेल है, एक हैवी मतलब एटम है, हैवी एटम का मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, लेट्स सपोज ये सोडियम है, Na है, सोडियम है या जो भी है, तो ये हैवी एटम में भी एक्सरेज एक ख़ास शेल से रिलीज़ होंगी, हर शेल से रिलीज़ नहीं होगी। इस तरह मैंने आपको बताया कि डेल्टा ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांजिशन, जितना ट्रांजिशन कम होगा इतना एनर्जी जो खारिज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना ट्रांजिशन ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी कम होगी। अब देखो, एक एटम है हैवी एटम, जब ये सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आता है प्रोटॉन खारिज करता है, और अगर वैलेंस शेल से इस वाले शेल में आते हैं तब भी प्रोटॉन खारिज करेगा, लेकिन इस प्रोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी और इस प्रोटॉन की एनर्जी इससे कम होगी, क्योंकि ये इनर्शियल है। इनर्शियल में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है, इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस इससे इन दोनों से कम होता है, इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस इन दोनों से कम होता है, इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस इन दोनों से कम होता है। मतलब ये हुआ कि हैवी एलिमेंट में, हैवी इवन के हैवी एटम्स में भी एक्स रेज अगर प्रोड्यूस होते हैं तो वो इनर्शियल इनर्शियल इनर्शियल्स इसका सोर्स है। एक्स रे प्रोडक्शन अगर हेवी एलिमेंट्स में क्यों ना है, लेकिन वो जो इनर्शियल होते हैं, ये इनर्शियल है, ये आउटर शेल है या वैलेंशियल है, मतलब ये कि ये सिर्फ इनर्शियल की क्या है, करेक्टरिस्टिक है। अगर हैवी एटम्स में क्यों ना हो, लेकिन हैवी एटम्स में भी इनर्शियल की करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इस अमल को इनर्शियल ट्रांजिशन भी कहते हैं। क्या, इनर्शियल ट्रांजिशन, कि एक्स रे प्रोड्यूस होगा इनर्शियल की ट्रांजिशन की वजह से। इनर्शियल की ट्रांजिशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इनर्शियल में एक्साइट होगा, फिर डी एक्साइट होगा तो आपके साथ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इसे क्या कहते हैं, इनर्शियल ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा, ये एक्स रेस की बात। अब एक्स रेस प्रोड्यूस होता है बाय द शेल ट्रांजिशन की वजह से भी प्रोड्यूस होता है, इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से, इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और या अगर एक इलेक्ट्रॉन है बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ही जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है, हमने वोल्टेज वी नॉट के थ्रू इसको एक्सेलरेट कर दिया, और सडनली अगर ये एक मेटल सरफेस से स्ट्राइक करे तो ये काइनेटिक एनर्जी तो ये लॉस करेगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी जब लॉस करेगा तो इधर जब काइनेटिक ये सडनली स्ट्राइक होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन में। ठीक है, तो ये भी एक्स रेस प्रोड्यूस होंगी। इलेक्ट्रॉन सडनली डिसेलरेट हुआ मेटल सरफेस पे, सडन इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, वही काइनेटिक एनर्जी सडनली इधर रुक गई, इधर लॉस हो गई, तो वही लॉस एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन है कि एनर्जी ना क्रिएट किया जाता है ना बना किया जाता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो इधर काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हो गई, लेकिन वही काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की शक्ल में एमिट हो गई, यही प्रोटॉन भी एक्स रेस है। ठीक है, तो अब इसकी सोर्स की बेस पे एक्स रेस की दो टाइप्स है। इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से जो एक्स रेस प्रोड्यूस होती है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस कहते हैं। क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेस। ठीक है, और जो सडन डिसेलरेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की सडन स्टॉपिंग की वजह से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होगी उसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूस एक्सरेज या ब्रेकिंग एक्सरेज भी कहते हैं, ब्रेकिंग एक्स
एक्सरेज, ब्रेकिंग एक्सरेज या कंटिन्यूस एक्सरेज। तो ये सोर्स बेस इसका एक डेफिनेशन था, कंटिन्यूस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, अच्छा हम अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि अच्छा लेट सपोज ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है। लेट सपोज ये मेरे पास, इसके अंदर प्रोटॉनों की बहुत ज़्यादा तादाद है। ठीक है, और ये लेट सपोज न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल्स होते हैं ना। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। ये न्यूक्लियस है, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेट सपोज इस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या करना है, एजेक्ट करना है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एजेक्ट करना है तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं किस तरह एजेक्ट करूँगा, एक और इलेक्ट्रॉन से इसको हिट करूँगा, एक और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो वोल्टेज की वजह से हमने इसको एक्सेलरेट किया है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं हिट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये n इक्वल फर्स्ट शेल है या इसको के शेल भी कह सकते हो। ये एल शेल है, के एल, और ये एम शेल है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल या एम शेल भी कह सकते हो। आप एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को अगर स्ट्राइक करोगे तो रिजल्ट में क्या होगा, तो रिजल्ट में ये हो जाएगा कि आपका ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एजेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाएगा आपका। ये इलेक्ट्रॉन जब आप इसे हिट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एजेक्ट हो जाएगा। ये अपना एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ये अपनी जगह छोड़ देगा। ठीक है, ये अपनी जगह छोड़ देगा या इधर चला जाएगा या किसी और शेल में चला जाएगा, लेकिन ये जगह खाली हो जाएगी। और ये जो इसको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हिटिंग इलेक्ट्रॉन या प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। कौन सा, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन। जब ये प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो रिजल्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएगा और इस जगह पे क्या हो जाएगी, एक वैकेंसी आ जाएगी। इसे आप क्या कहते हो, होल। एक होल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक खाली वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, होल। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हुआ तो इधर अगर होल बन गया तो इस होल को फिल भी तो करना है ना किसी न किसी इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को निकालने की वजह से ये होल जो बन गया है, तो इसके फिल करने के लिए इस शेल में भी तो इलेक्ट्रॉन्स है, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, और इधर अगर एक एन शेल में ड्रा करूँ तो इधर भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस होल को फिल करने के लिए एल शेल से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एम शेल से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एन शेल से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि एल शेल से जब इलेक्ट्रॉन के शेल में इस वैकेंसी को फिल करेगा तो ये इसकी एनर्जी इस शेल में ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, इधर आके अपनी एनर्जी लॉस कर देगा और उसे आप क्या कहोगे, के अल्फ़ा। ठीक है, लेकिन अगर एल के बाद एम शेल से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा नीचे तो ये भी एनर्जी तो लॉस करेगा, उसे आप कहोगे के बीटा। एन शेल से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, और एन शेल से जब इलेक्ट्रॉन वापस इस शेल में आएगा तो ये भी एनर्जी रिलीज़ करेगा, उसे आप क्या कहोगे, के गामा। ठीक है, तो अब मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो ये वाले जो स्पेक्ट्रम है, के अल्फ़ा, के बीटा और के गामा, इस स्पेक्ट्रम को आप कहते हो के सीरीज स्पेक्ट्रम। कौन सा, के सीरीज स्पेक्ट्रम, के सीरीज, क्योंकि इस के शेल में वैकेंसी थी, सब ने के शेल में आना था, तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को आप क्या कहते हो, के सीरीज स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक बात बताने जा रहा हूँ कि ये वाला वैकेंसी जो है ये फिल करने के लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस शेल की इलेक्ट्रॉन की है कि वो आके ये वैकेंसी फिल करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो के एल से भी आ सकता है, एल शेल से एम एन हर शेल से आ सकता है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन एल शेल में जो मौजूद है इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इधर के मोस्टली चांसेस, क्योंकि ये एडजेसेंट शेल्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो इस वैकेंसी को फिल करें। लेकिन हम 100% नहीं कह सकते कि एल से ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एम से भी आ सकता है, एन से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, एल शेल से इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, अच्छा तो इस सीरीज़ में मतलब अल्फ़ा की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी अल्फ़ा की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। मतलब अल्फ़ा स्पेक्ट्रम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो इधर आके आ जाए, अल्फ़ा मतलब एल शेल से आ जाए आपके साथ इलेक्ट्रॉन और आपके साथ रिजल्टेड में के अल्फ़ा स्पेक्ट्रम बन जाए। तो के अल्फ़ा स्पेक्ट्रम की प्रोबेबिलिटी या इंटेंसिटी या नंबर ज़्यादा है किसमें, के सीरीज़ में। तो ये आपका एक पॉइंट है कि के सीरीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, अल्फ़ा, के अल्फ़ा लाइन्स की। ठीक है, अब देखो ये वाला इस वैकेंसी जब फिल करेगा तो अगर एल से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, एम से भी आ सकता है, एन से भी आ सकते हैं। ये एल में मौजूद इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में है और एम में मौजूद इलेक्ट्रॉन अपर शेल में है, तो आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन अपर शेल में होगा तो उतना उसकी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर एन शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, जो एन शेल से इस फर्स्ट शेल में आएगा तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। एम शेल से जब इलेक्ट्रॉन आएगा और डी एक्साइटेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो एन से कम होगी, और एल शेल से जब इलेक्ट्रॉन आएगा इधर और जो रिजल्ट में एनर्जी रिलीज़ होगी वो सबसे इन तीनों में कम होगी। तो एनर्जी का जो ग्राफ है
में जो रिलेशन है वो ये है कि गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और फिर बीटा की एनर्जी होगी और फिर अल्फ़ा की एनर्जी, मतलब अल्फ़ा की जो एनर्जी है वो सबसे कम है और गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आप इस तरह कर सकते हो। अगर आप इधर वैकेंसी क्रिएट करना चाहते हो, ये इलेक्ट्रॉन आप हेड करना चाहते हो, तो इसके लिए फिर एम से जो एल में आएगा वो एल अल्फ़ा होगा, एन से जो इधर एल में आएगा वो एल बीटा होगा के एल एम एन, और ओ शेल से जो इधर इलेक्ट्रॉन आएगा वो एल गामा होगा। और फिर सारी बातें यही आप बेशक रिवाइज करते और सबका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको समझाया, बाकी आप खुद सब तमाम के तमाम शेल्स के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, तो ये जो एक्सरेज है ये करेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, क्योंकि ये के अल्फ़ा के बीटा के गामा ये कौन से एक्सरेज हैं? करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, क्योंकि ये इनर की ट्रांजिशन की वजह से है। ठीक है, अब दूसरी बात कि यही न्यूक्लियस है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रोटॉन्स है। ठीक है, यही न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है? प्रोटॉन्स है। ठीक है, और ये इसका क्या है? शेल्स है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब आपके साथ डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ है। अगर आप इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को किसी और प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन से हेड करना चाहते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है? एक बात तो ये हो सकती है कि मतलब 100% आप श्योर नहीं हो कि आप 100% इस इलेक्ट्रॉन को हेड कर सकते हो एग्जैक्टली। मतलब ये कि आपका जो टारगेट है वो मिस भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन बगैर टच किए हुए इस इलेक्ट्रॉन को वापस जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई कि ये बगैर हेड किए हुए आपका इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक है, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब आप इस इलेक्ट्रॉन को हिट करोगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करोगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को जब आप हिट करोगे तो हिट के दौरान ये क्या हो, लेट्स सपोज आप इस इलेक्ट्रॉन को हिट करना चाहते हो और इलेक्ट्रॉन हिटिंग के दौरान क्या हो गया? इस न्यूक्लियस के करीब आ गया और न्यूक्लियस के करीब आके उस पर फोर्स लग गया और फोर्स लगने से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई, या काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह ड्रा करूँ आपको समझाने के लिए कि लेट्स सपोज ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। अगर आप इसमें किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और अट्रैक्शन के दौरान इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई, इसकी वेलोसिटी कम हो गई। जब वेलोसिटी कम हो गई तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी लॉस की वजह से इधर जो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी, वो किस में? एक्सरेज में चेंज हो गई। क्या हो गया? ये इसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी और इधर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो गई ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या हो गया? डीसेलरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन की डीसेलरेशन की वजह से ये प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो गए, ये एक्सरेज। तो इस टाइप की एक्सरेज को आप क्या कह सकते हो? कंटिन्यूस एक्सरेज। कौन सी एक्सरेज? कंटिन्यूस एक्सरेज ड्यू टू द सडन डीसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं किसी भी एक वो करूँ, एक ग्राफ ड्रा करूँ इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी और लेमडा के दरमियान के सीरीज़ के, लेट सपोज मैं ड्रा कर रहा हूँ कि के सीरीज़ से जो आपके साथ के अल्फ़ा बनता है, के बीटा और के गामा। के अल्फ़ा कब बनता है? कि ये वाला लाइन, ये वाला लाइट, ये वाला प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन एल शेल से के शेल में वैकेंसी फिल करने के लिए आता हो तो के अल्फ़ा बनता है। और के अल्फ़ा की एनर्जी कम होती है, के बीटा की एनर्जी ज़्यादा होती है के अल्फ़ा से, और के गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इन तीनों में। जिस तरह मैंने एनर्जी का एक ऑर्डर बनाया ये, तो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है। जितना एनर्जी बड़ा होगा, ठीक है, क्या मतलब, जितना एनर्जी ज़्यादा होगा इतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और इतना वेवलेंथ कम होगा। ये इंटर रिलेशनशिप है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगा। तो अब मैं एक इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। देखो किस तरह, इस तरह। लेट सपोज ये लिम्डा क्या है? ये लिम्डा, इस लिम्डा से एक ख़ास वेवलेंथ से रे स्टार्ट हो गए और जाके थी, ठीक है। सपोज इसको इस तरह ड्रा करो। अच्छा, इधर जो लेमडा है ये सबसे मैक्सिमम है और इधर जो लेमडा है वो मिनिमम है। ठीक है, अब अगर 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 मैं आपको बता दूँ तो इसका जो लेमडा का रेंज है एक्सरेज का 10 की ताकत -8 मीटर से लेकर 10 की ताकत -12 मीटर तक है। ठीक है, तो अब मैं अगर इधर बात करूँ, ये वाला जो कोना है और ये वाला जो कोना है और ये वाला जो कोना है, एनर्जी या इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? एनर्जी या इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है इन तमाम के तमाम रेस में? अगर मैं इधर, अच्छा सॉरी, अब अगर मैं एक ग्राफ ड्रा करूँ और उस ग्राफ पे मैं आपको शो करूँ कि के अल्फ़ा, के बीटा और के गामा
इसमें ग्राफिकली अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन कर लूँ, लेट्स सपोज ये इंटेंसिटी हो गई, इंटेंसिटी या प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये मैं लेमडा, इस पे मैं लेमडा को ड्रा करूँ, ठीक है। लेमडा की जो रेंज है 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻11 है एक्सरेस के लिए, ठीक है। तो ये अच्छा, ये वाला ग्राफ इस वाई एक्सिस पे मैंने इंटेंसिटी को शो किया और एक्सिस एक्सिस पे लेमडा को शो किया, ठीक है। तो अगर अल्फा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, सॉरी गामा की अगर फ्रीक्वेंसी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर अल्फा गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, ठीक है। तो अगर ये मैं इसको नीचे ड्रा करूँ तो ये सबसे कम वेवलेंथ है इस लाइन पे, ठीक है। सॉरी 10⁻11 से लेकर 10⁻8 तक ये इस तरह मुझे ड्रा करना चाहिए। तो सबसे जो कम वेवलेंथ है वो ये वाला रे है, तो ये पॉइंट कौन सा शो कर रहा है कि गामा, ठीक है। और ये वाला, इसके बाद जो वेवलेंथ है वो किसका है, उसके बाद वेवलेंथ थोड़ा बड़ा है तो वो किसका वेवलेंथ बड़ा होगा, वो वेवलेंथ बड़ा होगा बीटा का, क्योंकि इसके बाद गामा के बाद बीटा की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो क्या है, तो ये इसकी ये वाला जो कोना है ये के बीटा अल्फा शो कर रहा है। और टॉप जो कर रहा है इंटेंसिटी में और वेवलेंथ सब जिसका सबसे क्या है छोटा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी एनर्जी सबसे कम किसकी है कि अल्फा की है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम इसकी है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी यानी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये क्या है कि अल्फा, प्रोबेबिलिटी से मुराद ये ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा इधर से एल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि ये करीब है तो प्रोबेबिलिटी इंटेंसिटी इस रेस की इंटेंसिटी यानी तादाद सबसे ज़्यादा होगी, ठीक। ये पोर्शन कंटिन्यूस एक्स रेस को शो कर रहा है, ये पोर्शन इधर से लेकर इधर तक ये पोर्शन भी कंटिन्यूस एक्स रेस को शो कर रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन कर, ये वाला जो है, ये वाला रे, ये वाला और ये वाला, ये एल शेल के लिए शो कर रहा है सेम, एल अल्फ़ा, एल बीटा, एल गामा। एल गामा की आपको पता है एल गामा की फ्रीक्वेंसी, एल गामा कब होगा, जब किसी ओ शेल से इलेक्ट्रॉन एल शेल में मौजूद वैकेंसी को फिल करेगा तो क्या बनेगा, एल गामा रे बनेगा आपके साथ, ठीक है। तो एल गामा की वेवलेंथ सबसे कम होगा, उसके बाद इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगा एल गामा की, इसके बाद एल बीटा का होगा और एल अल्फा का होगा, लेकिन एल, अच्छा, तो ये आपको सारी बातें मैंने बता दी इस ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ये किसको शो कर रहा है, ये वाला कंटिन्यूस एक्सरे को शो कर रहा है। अब उसका भी मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं है कि हिट करे इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो पोर्शन है ये इलेक्ट्रॉन मिसिंग पोर्शन है, ठीक है। जब लेट सपोज ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने इसको हिट करना है और ये मिस हुआ हिटिंग, और हिटिंग जब ये पास मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा था और ये हिट मिस हुआ और ये मिस होकर ये रे इधर चला गया, तो ड्यूरिंग इस अट्रैक्शन इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस वेलोसिटी कम हो गई, और इस वेलोसिटी कम होने की वो कम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी वो प्रोटॉन में चेंज हो गया, ठीक है। तो जब प्रोटॉन में चेंज होगा तो वो एक्सरे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं ड्यूरिंग द हिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कंटिन्यूस एक्सरेस को शो कर। अच्छा, अब आपका लास्ट एक टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो इधर एक्सप्लेन करता हूँ इधर, या इसको लास्ट जो आखिरी टॉपिक तक हम जा रहे हैं, लेट्स इसका नाम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम लेमडा मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को आपने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से हिट करना है, हाई वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो ये जब इसको हिट किए बगैर इधर आ जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इस दौरान लॉस होती जाएगी, क्योंकि इस न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगा रहा है। और लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन इधर स्टॉप हो गया, ये प्रोबेबिलिटी भी है कि इलेक्ट्रॉन इधर स्टॉप हो सकता है। जब वेलोसिटी मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो गई तो वो तमाम के तमाम वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन में चेंज हो गई या एक्स रेज में चेंज हो गई। तो इस एक्सरेस की सबसे फ्रीक्वेंसी जो होगी हाईएस्ट होगी उसे आप एफ मैक्स कह सकते हो, और इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, आप उसे लेमडा मिनिमम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या, इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इधर जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, काइनेटिक एनर्जी लॉस वो आपको पता है एच एफ के बराबर है, तो इस टाइम जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो तो मैक्सिमम होगी ना, एच एफ मैक्सिमम। और ये काइनेटिक एनर्जी इसको वोल्टेज से मिला था, हमने वोल्टेज से इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया था, एच एफ की जगह एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हो, लेकिन इस टाइम जो लेमडा होगा सबसे कम यानी लेमडा मिनिमम होगा। तो ऐसे हमने क्या कंक्लूजन दिया कि लेमडा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, जितना अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इतना क्या होगा, लेमडा मिनिमम होगा, या इस तरह भी लिख सकते हो कि अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी मैक्स। तो आपके साथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज और मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो गई। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेस, कि ये एक्सरेस आपके साथ प्रोड्यूस किस तरह हुए, किस तरह इसकी प्रोडक्शन हुई। तो
इसको रॉन्जन ने डिस्कवर किया था, मैंने आपको बताया था कि रॉन्जन डिस्कवर द एक्स रेज। वो अरेंजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स रेज असल में किस तरह प्रोड्यूस हुए। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसके एक्सपेरिमेंट में एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ले लिया। क्या ले लिया? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ये क्या है? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया गया और ये एक टारगेटेड एलिमेंट है। क्या है? टारगेटेड एलिमेंट मतलब एक टारगेट, इसको हमने टारगेट करना है थ्रू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके इस टारगेट इधर इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा, इस पर कोटिंग हो गई है टंगस्टन की, टंगस्टन की कोटिंग हो गई है। क्योंकि टंगस्टन की कोटिंग इसलिए हो गई है कि हाई टेम्परेचर की वजह से ये मेटल सरफेस जो है वो हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, लिहाजा इस पे जो टंगस्टन की है वो कोटिंग हो गई है। क्योंकि अगर ये इधर इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो इसकी एनर्जी इस सरफेस की बढ़ेगी, और कोटिंग इसके ऊपर की गई है, तो कोटिंग के ऊपर एक कूलिंग सिस्टम भी होता है, जो इधर एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इस सिस्टम से बाहर लेके जाती है। लिहाजा कोटिंग की वजह से हमारा जो टारगेटेड एलिमेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी नहीं आता, ठीक। किसी ऑयल वगैरह से इसकी क्या करते हैं, या पानी से तो मुश्किल है, लेकिन ऑयल से इसकी कूलिंग सिस्टम इधर होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इधर इधर एक इलेक्ट्रॉन गन को क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन गन को इधर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन से मुराद के इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन जब इस टारगेट को हिट करेगा तो इधर से जनरेट होंगे, और इस पोर्शन को फिलामेंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और ये हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसको हमने इसकी अरेंजमेंट कर दी इस तरह, और इसको इधर एक टारगेटेड एलिमेंट ये एज आ, इसको हमने एक बैटरी से अटैच कर दिया, इधर से हम V0 वोल्टेज क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये टारगेटेड एलिमेंट सर्व्स एज एनोड, ये एज अ एनोड सर्व कर रहा है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। और इधर हमने एक और चीज़ रख दी, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्लिट। क्या? इलेक्ट्रॉन स्लिट वाला इलेक्ट्रॉन ई स्लिट, इलेक्ट्रॉन स्लिट। जब भी हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, क्या वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे इधर से, और इधर से हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ये वाला वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फ्रॉम फिलामेंट, या इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए ये वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल है। अब वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, मतलब एक रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। तो फिलामेंट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन दे देगा, कि एक टारगेट के सामने कर दे कि ये फिलामेंट का काम ही है डायरेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक वे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूविंग है, इसकी बहुत हाई वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसकी बहुत हाई है, काइनेटिक एनर्जी भी बहुत हाई है, वेलोसिटी भी बहुत हाई है। जब ये इलेक्ट्रॉन सडनली इधर स्ट्राइक करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी लॉस हो जाएगी, जब वेलोसिटी की लॉस की वजह से क्या होगा, वही वेलोसिटी लॉस इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन रिलीज हो जाएगा, और इसको आप फिर क्या कहते हो, कंटिन्यूस एक्सरेस। क्या? कंटिन्यूस एक्सरेस। इसकी भी ये होगा तमाम एक्सपेरिमेंट प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेस। इसकी भी दो टाइप्स हैं एक्सरेस की, कि एक होती है सॉफ्ट एक्सरे, एक होती है हार्ड एक्सरेस। ये सॉफ्ट एक्सरेस की लो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी इसमें मेडिकल यूज़ में, इस मेडिकल फील्ड में इसके डिफरेंट यूजेस हैं, कि इसका यूजेस लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेस का यूजेस डिफरेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट है। और ये वाला जो वोल्टेज है इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इससे हमने डिफरेंट कंक्लूजन दे दिया कि ये जो प्रोटॉन आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन इधर, नंबर ऑफ एक्स रेज या प्रोटॉन जो जनरेट होते हैं, ये डिपेंड करता है फिलामेंट की करंट पे, कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से जनरेट होगी इतना प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रेज ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी है, कि एनर्जी अब तादाद तो ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक प्रोटॉन एमिट होगा, 10 आएंगे तो 10 एमिट होंगे, लेकिन इसकी इंटेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट ऐसे होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड इससे कंट्रोल होता है। जब आप अगर वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, तेज़ होगा, तो रिजल्ट में जो प्रोटॉन बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो यही वोल्टेज से इंटेंसिटी और प्रोटॉन डिपेंड इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे करता है, ठीक। तो ये तमाम की तमाम बातें थी एक्सरेस के बारे में, ठीक है। तो एक्सरेस का ये लेक्चर ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।